हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे हम जोमेटो के बारे में। क्या सही बिजनेस मॉडल है ना? कार्ट में अपना मनचाहा खाना ऐड करो, पेमेंट करो और आधे घंटे के अंदर आपके घर पे आपके हाथ में खाना होगा। कितनी कन्वीनियंट कर दी है ना जोमेटो ने हमारी जिंदगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास वक्त नहीं होता, हम बहुत थके हुए होते हैं, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा होता बाहर जाने का। तो घर बैठे ऑर्डर करो और घर पे खाना आ जाता है। इसे कन्वीनियंट सॉल्यूशन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और अगर आप ऐसा सोचते हो कि जोमेटो सिर्फ इसी से पैसा कमाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जोमेटो के और भी सोर्सेज हैं जिससे वो अपना पैसा कमाता है, अपने बिजनेस के रेवेन्यूज निकालता है। तो आइए देख लेते हैं एक बारी उन रेवेन्यू सोर्सेज को। तो पहला है हमारे पास सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज में आपने जब ऐप खोली होगी तो उसमें देखा ही होगा जोमेटो के दो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं। एक प्रो सर्विस है, एक प्रो प्लस सर्विस है। तो ये दोनों सब्सक्रिप्शन वो अपने 1000 रुपए पर ईयर के हिसाब से या फिर 700 पर ईयर के हिसाब से वो सब्सक्रिप्शन लोगों को सेल करता है। ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस रेवेन्यू है जिससे उसके पास रेवेन्यू आता है। दूसरा है डिलीवरी सर्विसेज। डिलीवरी सर्विसेज में उसका कुछ कमीशंस होते हैं जो जोमेटो अपने पास रखता है और बाकी के डिलीवरी चार्जेस वो डिलीवरी पर्सन को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो वहां से भी वो पैसा कमाता है। तीसरा है रेस्टोरेंट्स रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आपने सब जगह रेस्टोरेंट्स में देखा ही होगा, जोमेटो स्विगी के पोस्टर्स लगे रहते हैं, पैम्फलेट्स लगे रहते हैं। तो क्या है कि रेस्टोरेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जोमेटो और ऐसी फूड डिलीवरी सर्विसेज कंपनीज पे, ताकि वो जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो पाए एंड लोग जोमेटो की एप्लीकेशन से ऑर्डर कर पाए। चौथा है जोमालैंड। अब जोमालैंड क्या है? जोमेटो ने क्या किया कि इवेंट बुकिंग एक प्लेटफॉर्म बना लिया अपना साथ में, जहां पर वो इवेंट्स की टिकट बुकिंग करवा सकता है। अलग अलग इवेंट्स हैं, जैसे कि कॉमेडी इवेंट्स होते हैं, प्लेज होते हैं, ड्रामा इवेंट्स हैं। तो जोमा लैंड पे भी वो टिकट बुकिंग करवा के अपने रेवेन्यूज कलेक्ट करता है। पांचवा है कस्टमाइज एप्लीकेशन सर्विसेज एंड छठा है कस्टमाइज किचन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों क्या करता है कि वो उसकी स्पेशल सर्विसेज है। जैसे कि मान लो कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनका वो किचन जो है वो अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर जोमेटो डिजाइन करे, तो जोमेटो वो किचन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिजाइन करता है, उनके हिसाब से कस्टमाइज करता है। एप्लीकेशन सर्विसेज क्या है कि उनके लिए अलग से एप्लीकेशन भी डिजाइन कर देता है, फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस। अगर मान लो किसी को अपनी फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस कस्टमाइज करवानी है तो वो भी जोमेटो करके देता है। इन दोनों की वो फीस चार्ज करता है जो कि उसका रेवेन्यू का पार्ट बनता है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास या आप सबके पास भी एक मैसेज फॉरवर्ड हुआ होगा जोमेटो का ट्रांसफर ऑफ लॉस नाम से। अब उसमें क्या है कि मैंने पढ़ा तो उसमें जो चीजें थी वो मैं आपको इन शॉर्ट समझाता हूँ। पहले मैं आपको वो पोस्ट दिखा देता हूँ। वो ये इतना बड़ा पोस्ट था जिसमें ये ट्रांसफर ऑफ लॉस कैसे जोमेटो ने आईपीओ लाके ट्रांसफर ऑफ लॉस किया, ये समझाता है। जिन्होंने ये पोस्ट नहीं पढ़ा उनके लिए मैं इन शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले पोस्ट में ये बात करी गई है कि कैसे कंपनी 5 साल से लॉस कमा रही है। 2018 में उसने 100 करोड़ का लॉस कमाया है, उसकी इनकम लॉस स्टेटमेंट होती है उसके अंदर बात कर रहा हूँ कि 2018 में कंपनी को 100 करोड़ का लॉस हुआ है, 2019 में 1000 करोड़ का लॉस हुआ है, 2020 में 2400 करोड़ का, 2021 में 800 करोड़ का, और सितंबर 2021 तक, ये 21 है मार्च 21 तक, तो सितंबर 2021 तक 800 करोड़ का ऑलरेडी और लॉस हो चुका है। तो टोटल मिला के ये करीबन 5000 करोड़ के आसपास की फिगर बैठती है। तो 5000 करोड़ कंपनी लॉस में है। तो अब इसमें क्या है कि साथ साथ कुछ दो तीन क्वेश्चंस भी हैं जो कि आंसर करे गए हैं। क्या इस पीरियड में एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दी गई? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयज को सैलरी बराबर मिल रही थी, टाइम पे मिल रही थी। क्या ये हुआ कि फूड प्राइसेस इंक्रीज करके बेचे गए? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। फूड प्राइसेस उल्टा सस्ते में मिले हैं, डिस्काउंट्स मिल रहे थे, उनका सब्सक्रिप्शन सर्विसेज में वो डिलीवरी चार्ज भी नहीं ले रहे थे। क्या मैनेजर्स, सीटीओ, सीएफओ, फाउंडर्स को सैलरी नहीं मिल रही थी? ऐसा भी नहीं है। फाउंडर की सैलरी अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो 3-3.5 करोड़ के आसपास की सैलरी है वो अकेला पर्सन लेता है, जो कि उसको भी मिल रही होगी। टैक्सेस क्या है? टैक्सेस है ही नहीं, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है तो लॉसेस पे टैक्सेस नहीं है, प्रॉफिट नहीं कमा रही। तो अब इसमें क्या है कि इतना सब हो रहा था, सारे लॉसेस भी हो रहे थे, तो कहीं प्रॉफिट हुआ ही नहीं कि हम ये 5000 का जो लॉस है वो कहीं सेट ऑफ कर दे, प्रॉफिट से काट दे। लेकिन प्रॉफिट है ही नहीं, तो अब ये 5000 का करोड़ का लॉस जो है वो किसके सर पे होगा? वो इन्वेस्टर के सर पे होगा, जिन्होंने स्टार्टिंग में कंपनी खड़ी करी है, जिन्होंने पैसा लगाया है, क्योंकि वही बेयर कर रहे होंगे, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहे। तो अब क्या हुआ कि इन्वेस्टर गए वैल्यूएशंस के पास, जो वैल्यूएशन एजेंसीज होती हैं, मर्चेंट बैंक्स होते हैं।
तो उन्होंने वैल्यूएशन वालों ने 60,000 करोड़ की कंपनी की वैल्यू लगाई। तो इन्वेस्टर्स को ये चीज अच्छी लगी कि कंपनी की वैल्यू 60,000 करोड़ की आ रही है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने आईपीओ लाने का डिसाइड किया। अब आईपीओ लेके आ रहे हैं तो उसके लिए ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ेगी। लेकिन इतनी ज्यादा ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट हुई, उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दिया। एडवर्टीजमेंट हो रही है, एंडोर्समेंट्स हो रही हैं, न्यूज चैनल प्रमोट कर रहे हैं जोमेटो कंपनी का आईपीओ। तो इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं सोच रहा था कि मैं इसमें नहीं लगाता। हर कोई इसमें एप्लीकेशन लगा रहा था, हर कोई चाहता था कि इस कंपनी का शेयर मेरे पास अलॉट हो जाए। लेकिन जब आईपीओ आता है तो साथ में अपना रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी इशू करता है, जो कि सेबी से अप्रूव्ड होता है। एक डीएचआरपी भी होता है, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी को भेजा जाता है अप्रूवल के लिए, वो अप्रूव नहीं होता। लेकिन जब वो ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता है तो वो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बन जाता है, जिसको फाइनल प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं। जो आपने पीछे पोस्ट देखा, वो पोस्ट बताता है कि उसके अंदर अगर आपने नोटिस करा हो तो 9,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था और 400 करोड़ का फ्रेश इशू था। टोटल जो आईपीओ आया था वो 9,400 करोड़ रुपीस रेज करने के लिए था। तो पोस्ट ये बताता है कि 9,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल था और 400 करोड़ फ्रेश इशू था। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो अपना इसी आईपीओ के अंदर आपको अपना शेयर देने वाले हैं, और जिसके बदले में वो जो पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा वो लेके चले जाएंगे। तो इस तरह से आईपीओ ओपन हुआ और हम सब ने देखा कि वो 38% ओवर सब्सक्राइब हो गया। इतनी ज्यादा डिमांड आ गई कि 72 टू 76 का जो प्राइस बैंड है उसको वो क्लियर करके 116 पे लिस्ट हुआ, जो कि इतना अच्छा है कि ऑलमोस्ट 40% का प्रीमियम वो वैसे ही दे गया ओपनिंग में। तो इस तरह से 9,400 करोड़ रुपए रेज हुआ और जो इन्वेस्टर की लॉस मेकिंग कंपनी थी वहां से इन्वेस्टर्स अपना पूरा प्रॉफिट लेके निकल गए, क्योंकि उनको लॉस तो हुआ ही नहीं। जो 5,000 करोड़ का लॉस चल रहा था कंपनी में, वो 9,000 में बेच के वो एग्जिट लेने वाले थे। तो ये ऑफर फॉर सेल का ये पोस्ट था जहां पर ये बताया गया कि ट्रांसफर ऑफ लॉस कैसे किया जोमेटो के इन्वेस्टर्स ने। लेकिन ये पोस्ट की लैंग्वेज है, तो मैंने सोचा कि यार इतनी बड़ी चीज हो जाएगी एंड कोई इस चीज पे नोटिस नहीं करेगा, तो क्यों ना खुद से जाना जाए कि ऐसा सच में हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं आपको पहले लॉसेस वेरीफाई कर देता हूँ, क्या कंपनी में सही में लॉसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो जोमेटो का ये इन्वेस्टर्स रिलेशंस का पोर्टल है, उस जोमेटो की मेन वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पर फाइनेंशियल्स पे क्लिक करेंगे तो हमें सारे फाइनेंशियल्स मिल जाएंगे 2019 से। यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, फाइलिंग्स मिल जाएंगी। 2021 के जून क्वार्टर एंड सितंबर क्वार्टर की भी जो स्मॉल क्वार्टरली स्टेटमेंट्स होती हैं वो दे रखी हैं, एंड बाकी 3 एनुअल्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। तो ये तीनों मैंने सेपरेटली ओपन कर लिए हैं अलग अलग टैब्स में, तो मैं इनको यहाँ पर आपको लॉसेस दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले 2019 और 2018 मार्च एंडिंग के यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1,000 करोड़ का, ये सारी फिगर्स मिलियंस में है तो मैं आपको करोड़ में वेरीफाई करवा रहा हूँ। ये 1,000 करोड़ का लॉस है 2019 के एंड में, एंड 2018 में 100 करोड़ का लॉस है, अप्रॉक्सीमेट फिगर्स। ऐसे ही 2020 में आ जाएंगे तो 2,400 करोड़ का, जो मैंने आपको बताया 2,400 करोड़ का लॉस है। उसके बाद 2021 के एंड में, इसके 10th पेज पर हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर 816 करोड़ का लॉस है, 800 करोड़ का मैंने बताया है। उसके बाद जून की जो क्वार्टरली फिगर है, 3 महीने की फिगर, अप्रैल मई जून, ये 3 महीनों का लॉस 360 करोड़ है। उसके बाद सितंबर के लिए अगर मैं हाफ ईयरली फिगर देखूँ 6 महीने का, अप्रैल से लेकर सितंबर के लिए 800 करोड़ का लॉस है, 7956। अगर सिर्फ सेकंड क्वार्टर की बात करूं तो सेकंड क्वार्टर में 434 करोड़ रुपीस का लॉस है। तो इसके बाद मैं आपको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी कंफर्म कर देता हूं कि प्रोस्पेक्टस में उन्होंने क्या मेंशन किया था। तो इसका अगर आप कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे तो उसमें ऑफर की हेडिंग है। ऑफर में उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 9,000 करोड़ का फ्रेश इशू है, और ऑफर फॉर सेल में सिर्फ 375 करोड़ रुपए हैं। मिसलीडिंग नहीं है कि 9,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब इसके बाद मैं आपको फंडिंग हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि क्या वो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कंपनी छोड़ दी है कि नहीं छोड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी कंपनीज ने पैसा लगाया था। तो ये ओएल एप्स की वेबसाइट है, यहाँ पर फंडिंग हिस्ट्री मिल गई है। फंडिंग हिस्ट्री क्या है कि उन्होंने स्टार्टिंग में किस किस ने पैसा लगाया। सिकोया कैपिटल है, शुनवाई कैपिटल है, डिलीवरी हीरो है, एंड फाइनेंशियल है, वीवाई कैपिटल है। तो ऐसे करके इन कंपनीज ने पैसा लगाया था। ऐसे ही इकोनॉमिक टाइम्स का भी आर्टिकल है, इसमें इन्फोएज, एंड ग्रुप, ऊबर, सिकोया, टाइगर ग्लोबल, कोरा, इन सब ने पैसा लगा रखा है। तो ये हमारी एग्जिस्टिंग कंपनीज थी जिन्होंने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था आईपीओ से पहले। तो अब क्या है कि 2021 जो मार्च एंडिंग है वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड है,
2021 की अभी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स आई हैं, उनमें इतना डेटा नहीं होता, तो मैं इसलिए मार्च 21 का दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप इसकी 24 पेज पे जाएंगे तो 24 पेज पे जाके आपको शेयर होल्डर्स का बाइफिकेशन मेंशन्ड है। ये डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर्स मोर देन 5% इन द कंपनी। तो इसमें क्या है, इन्फो एज, D1 कैपिटल, फूड बाय, अलीपे सिंगापुर, VY कैपिटल, नीचे आप देख सकते हो सिकोया कैपिटल, VY इन्वेस्टमेंट्स, फिर उसके बाद और नीचे भी आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करी हुई हैं। मूरे स्ट्रैटेजीज ने करी हुई हैं, डर्नन इन्वेस्टमेंट्स ने करी हुई हैं, डिलीवरी हीरो भी मिल गया, एंड फाइनेंशियल भी मिल गया, ऊबर ने भी करी हुई है, मैक्रिची इन्वेस्टमेंट्स ने भी करी हुई है। तो सारी इन्वेस्टमेंट्स के आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग अभी भी है 2021 मार्च तक। एंड IPO के आने के बाद भी ऐसी कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं मिला जहां पर कोई कंपनी इसको लीव कर रही हो। तो दिस इज अ कॉन्क्रीट एविडेंस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऑफर फॉर सेल नहीं हुआ है, इन कंपनीज ने ऑफर फॉर सेल नहीं दिया था, वो 9,000 करोड़ का फ्रेश इशू ही था। तो अभी आपने देखा कि कंपनी के सारे ईयर वाइज लॉसेस भी सही है, कंपनी 5,000 करोड़ के लॉस में है अभी। लेकिन एक चीज जहां पोस्ट गलत था, जो मिसलीड कर रहा था, वो था ऑफर फॉर सेल फिगर्स। जैसे कि आपने देखा कि जो प्रोस्पेक्टस था, प्रोस्पेक्टस के अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि 9,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल नहीं है, फ्रेश इशू है, जो कंपनी पैसा सही में रेस कर रही है नए कामों के लिए। ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्टर्स को, पुराने इन्वेस्टर्स को पे करने के लिए रेस कर रही है। एंड सिर्फ 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है जो पुरानी कंपनी इन्फो एज कैपिटल सेल कर रही है, सिर्फ 400 करोड़ का है, 9,000 करोड़ का नहीं। तो यहां पर वो पोस्ट मिसलीड कर रहा था। तीसरा, इन वैल्यूएशन टर्म्स। वैल्यूएशन टर्म्स का मतलब क्या है कि इन्वेस्टर, पुराने इन्वेस्टर्स ने सही में पैसा कमाया। कमाया का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने उसको कैश करवा लिया, लेकिन कंपनी की वैल्यू जैसे आपने देखी, वो ओपन होते ही 116 रुपए का हो गया। तो क्या हुआ होगा कि पुराने जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी आज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, 50x हो गई किसी की 20x हो गई, किसी की 100x हो गई। तो ये इस तरह से पुराने इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा अपना इंक्रीज कर लिया, उनकी इन्वेस्टमेंट इतने से ग्रो कर गई। अब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि IPO आया उसके अंदर अपने सारे शेयर्स बेच दिए। अगर वो IPO के बाद बेच दें तो वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने IPO के अंदर ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर्स नहीं डाले, तो यहां पर भी वो मिसलीड कर रहा था। चौथा क्या है कि फ्रेश इशू एप्लीकेशन। अब क्या है कि रेडियन प्रोस्पेक्टस देखा आपने, तो उसमें क्या है, जो 9,000 करोड़ रुपए फ्रेश इशू हो रहा है, उस कंपनी क्या करती है कि अपने पर्पस भी बता दिए कि वो फ्रेश इशू से क्या करेगी। तो उसमें उसने बताया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पर्पसेज हैं। ऑर्गेनिक में ये है कस्टमर एक्विजिशन ज्यादा करेगी, एडवर्टाइजमेंट अच्छे से करेगी, डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना है, उनको अपने डिलीवरी पर्सन इंक्रीज करने हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह जा पाए, डिलीवरी का टाइम कम हो पाए। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी एप्लीकेशन में बग्स ना हो, एप्लीकेशन अच्छे से अपडेट होती रहे बार बार, कोई इन टेक्नोलॉजी में वेबसाइट सर्वर एरर ना आए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, क्या है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में क्या आ जाता है कि थोड़ा बहुत डेट पे ऑफ कर दें, या फिर जो अपना कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से बढ़ाएं, फिक्स इन्वेस्टमेंट करने, फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करें। इनऑर्गेनिक पर्पसेस में क्या बताया कि एक्विजिशन, उबर ईट्स उन्होंने एक्वायर करा है। कारथेरो क्या है कि उनकी डिलीवरी एजेंसी है जो सारे डिलीवरी पर्सनस को मैनेज करती है, तो इसमें भी एक्विजिशन करेंगे वो, और ताकि डिलीवरी अच्छी हो पाए। तो इस तरह से उनको इनमें पैसा लगाना है, जिनके लिए उन्होंने 9,000 करोड़ रुपीस रेज किया। और ऐसा कोई उन्होंने IPO रेज करते वक्त मिसलीड नहीं किया जोमेटो ने पब्लिक को। अब क्या है कि यहाँ पर हमें दो चीजें पता चली, दो चीजें कंफर्म हुई। पहली तो ये कि जोमेटो ने मिसलीड नहीं किया है, कोई मिसलीड नहीं की है, कोई फ्रॉड नहीं किया है पब्लिक के साथ, वो नॉर्मली लिस्टिंग अच्छी हुई। दूसरा ये कि कंपनी सही में लॉसेज में है, तो शेयर्स बढ़ क्यों रहे हैं, शेयर्स की इतनी अच्छी लिस्टिंग क्यों हुई? भाई कंपनी 5,000 करोड़ के लॉस में है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास प्रॉफिट तो है ही नहीं सस्टेन करने के लिए, तो कंपनी कब तक चल पाएगी? तो इसके बारे में आगे समझ लेते हैं। तो कंपनी की चलने के लिए हमारे पास 3 वजह हैं। पहला तो बिजनेस मॉडल। आपने देखा ही कि घर बैठे खाना ऑर्डर करना धीरे धीरे नीड बनती जा रही है। पहले लोग बाहर जाके खाना खाना पसंद करते थे, आगे जाके लोग घर पे ही खाना ऑर्डर कर रहे होंगे। दूसरा क्या है कि अब IPO आ चुका है, अब इसका एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ परसेंटेज कंपनी की वैल्यू का वो लोगों के हाथ में है, हमारे हाथ में है, क्योंकि अब हम क्या है कि ओनर ऑफ द कंपनी हो गए हैं, क्योंकि हमने अपना इतना सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। लोग कैसा सोचते हैं कंपनी के बारे में वो बहुत मैटर करेगा। लोगों के हिसाब से घर पे रहते खाना ऑर्डर करना बहुत अच्छी बात है, इसलिए लोगों की इतनी डिमांड आई कि हमें इसमें अपना पैसा लगाना है। और दूसरा ये कि हमारे पास एक इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव सिर्फ एक स्विगी है।
लेकिन वो लिस्टेड कंपनी नहीं है किसी भी एक्सचेंज पे, दोनों एक्सचेंजेस में से किसी पे भी लिस्टेड नहीं है। तो हमारे पास पहली इन्वेस्टमेंट क्या बनी, जोमेटो की। तो इसलिए लोग चाहते थे कि हम इसमें पैसा लगाए। तीसरा ये कि जो फ्रेश इशू रेज हुआ है 9,000 करोड़ का, वो जो इन्वेस्ट होगा, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अभी वो क्या है कि न्यू आउटलेट खोलेगा, अच्छी ब्रांडिंग करेगा, इससे बेनिफिट होंगे लोग जोमेटो से। तो अपने आप ही क्या होगा कि जोमेटो का बिजनेस इंक्रीज करना लगेगा धीरे धीरे। तो इन द एंड लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को ही बेनिफिट होगा कि उनकी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी धीरे धीरे, अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं इस कंपनी में। और आप देख ही सकते हो कि 116 पे ओपनिंग करने के बाद नवंबर दिसंबर में, अभी वो कुछ दिन पहले 160 170 पे भी ट्रेड कर रहा था। तो धीरे धीरे इस कंपनी की वैल्यू इंक्रीज ही होगी, क्योंकि ये एक नेसेसरी नीड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है हमें। तो इसी के साथ अगर ये मेरी रिसर्च आपके किसी काम आई हो या आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो तीनों में से कुछ भी कर देना। आगे और भी वीडियोज आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।